और कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो डाउट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो फेजेस नहीं समझ पाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे याद करें, कैसे समझें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो ये नहीं समझ पाते कि कौन से फेज में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब चीज़ें बहुत सारी दिक्कत देती हैं। जब आप क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल करने वाला हूं, बिल्कुल एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी कवर करने वाला हूं। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले मेरा oogenesis वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप वो देख के आएंगे तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसको देख लेंगे तो डिफरेंट फेजेस ऑफ oogenesis जब आप पढ़ लेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक पीरियोडिक साइकिल है जिसके अंदर हर एक फीमेल, मतलब कि जो पीरियोडिक साइकिल है 28 डेज का होता है, जिसमें हर 14th डे पे फीमेल एग रिलीज करती है। लेकिन ये जो 28 डेज है ये आइडियल कैलकुलेशन है, आइडियली 28 डेज का होता है। ठीक है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक का मतलब क्या है कि हर मंथ ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो एक पीरियोडिक साइकिल है। कैसा है, एक पीरियोडिक साइकिल है ये आपका एक पीरियोडिक साइकिल है, और इसका जो टाइम स्पैन होता है वो 28 डेज का होता है। 28 डेज का क्या है, आइडियली है, लेकिन ये वेरी फीमेल में वेरी कर सकता है। फीमेल टू फीमेल ये जो डेट है ये वेरी कर सकता है। जनरली ये +7 से -7 तक वेरी कर सकता है, मीन्स कि मैक्सिमम 35 डेज तक जा सकता है। यानी किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज का हो सकता है, या किसी फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ 21 डेज का ही हो सकता है। ठीक है, तो ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। लेकिन अगर इससे ऊपर या इससे नीचे जाता है तो वो क्या होगा, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा। उस समय आपको फीमेल को गायनी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जनरली क्या है, जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, फीमेल में जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी की एज कितनी है, 10 से 12 ईयर्स। ठीक है, 10 से 12 ईयर की एज को हम बोलते हैं फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी अटेन करती है। जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब फीमेल फर्स्ट टाइम फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम मेनार्क। उसको क्या बोलेंगे, मेनार्क बोलेंगे। मेनार्क का मतलब होता है फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे मेनार्क। उसके अलावा एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, यानी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलेंगे, मीनोपॉज बोलेंगे। और ये ऑन एन एवरेज 45 ईयर्स की केस में ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये वेरी कर सकता है, 50 ईयर्स तक भी जा सकता है, लेकिन एवरेज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एवरेज क्या है 45 ईयर्स तक ही ये चलेगा। ठीक है, अब ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है यूजुअली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, या इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेज आएगा उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट स्टेज क्या आएगा, उसको बोलेंगे ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग फेज। उसके बाद आता है आपका प्री ओव्यूलेटरी, या इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव, या इसी को हम फॉलिकुलर फेज बोल सकते हैं, और जो तीसरा फेज होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी। इसको बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी या ल्यूटियल फेज, या इसको हम बोल सकते हैं सिक्रेटरी फेज। तो जनरली क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। ब्लीडिंग फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज,
पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हम ब्लीडिंग फेज से मानते हैं और ये ब्लीडिंग फेज फर्स्ट 5 डेज होगा, यानी 3 to 5 डेज का ये ब्लीडिंग फेज होता है। इसमें हर डे फीमेल 20 ml ब्लड लॉस करती है, 20 ml ब्लड पर डे, ठीक है। ये ब्लड क्या है, पर डे फीमेल रिलीज करती है। सो ऑन एन एवरेज 80 ml टू 100 ml ब्लड लॉस होता है पूरे ब्लीडिंग फेज के अंदर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस ब्लीडिंग फेज के अंदर जो ब्लड रिलीज होता है ये ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कोगुलेट क्यों नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज बेसिकली होता क्या है इस फेज के अंदर, जनरली क्या है, एंडोमेट्रियम कुछ एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म कर लेती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लेयर है, ये एक्स्ट्रा लेयर शेड ऑफ होना स्टार्ट होती है, टूट के गिरना स्टार्ट होती है। जैसे ये टूट के गिरना स्टार्ट करती है तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं और ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से यहाँ पे मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लीडिंग फेज क्या होगा, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लेयर एंडोमेट्रियम की बनी थी ये शेड ऑफ होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगा। तो फर्स्ट हमने देखा ब्लीडिंग फेज। जैसे ही ब्लीडिंग फेज एंड हो जाता है, ब्लीडिंग फेज के बाद 6 से लेके 13th डे, ठीक है, 6 से लेके 13th डे को हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी। ये क्या है, प्री ओव्यूलेटरी, या फिर इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलेंगे। इस फेज के अंदर क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये ओवरी है फीमेल की, ठीक है, ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर यूजुअली प्राइमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट होता है। प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ये प्राइमोडियल फॉलिकल हो या प्राइमरी फॉलिकल हो, इसके अंदर जो oocyte प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइमरी oocyte क्या होता है और प्राइमोडियल फॉलिकल क्या होता है, तो आप मेरा oogenesis वाला वीडियो जरूर देख लें, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो प्राइमोडियल फॉलिकल से किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल। उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं GnRH। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है भाई FSH और LH रिलीज करना स्टार्ट कर। ये जो FSH और LH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये कौन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ये रिलीज करता है ये हार्मोन FSH और LH, ये डायरेक्टली आपके ओवरी पे आके वर्क करता है और ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करें। जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो उसके अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, जो कि डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होता है, ये मियोसिस फर्स्ट अपना कंप्लीट करता है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद ये सेकेंडरी oocyte बनाता है और सेकेंडरी oocyte के अंदर ये जो फॉलिकल बनेगा उसको बोलेंगे ग्राफेन फॉलिकल। अब जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है, लेकिन ये मियोसिस सेकंड क्या है, मेटाफेज अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज में ही आके अरेस्ट हो जाता है। तो जब मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल की अगर हम बात करते हैं, मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, मेटाफेज में अरेस्टेड होता है। और इसी फेज के समय जब यहाँ पे मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बन जाता है और उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है मेटाफेज में अरेस्टेड है, उसका ओव्यूलेशन होता है। तो ध्यान रखना है 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के अंदर क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड होता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में जब ये फॉलिकल कन्वर्ट हो रहे थे प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल में, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल का डेवलपमेंट होता है। इस सेल्स को हम बोलते हैं थीका सेल्स, इनको बोलेंगे थीका सेल्स। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो थीका इंटरना सेल्स की, थीका इंटरना। तो ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर थीका इंटरना सेल्स डेवलप होती हैं। ये थीका इंटरना सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन इस प्री ओव्यूलेटरी, या सिंपल बोलते हैं कि जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है, इस केस में जो एस्ट्रोजन बना है, ये एस्ट्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, यानी ओवरी में जो एस्ट्रोजन बना है यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है
और ये आपके यूट्रस के पास आता है और यूट्रस के अंदर क्या करता है, ये दोबारा से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। जो पहले शेड ऑफ हो गई थी, अब ये क्या होगा, दोबारा से एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर से एक एक्स्ट्रा लेयर यानी एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा लेयर इधर से बनना स्टार्ट हो जाती है और एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के केस में क्या होता है, क्योंकि इस समय ऑलरेडी LH और FSH पीक पर ही होते हैं, लेकिन LH का जो अमाउंट है FSH के अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज। और जैसे ही 14th डे पे LH सर्ज आता है, 14th डे पे सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, होने के बाद ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है एक सेल में जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। इसको बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। और ये जो कॉर्पस लूटियम है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, ये जो एक्स्ट्रा लेयर जिसका फॉर्मेशन किसने करवाया था, एस्ट्रोजन ने, ये इस लेयर को मेंटेन करने का काम करता है। बनाने का काम होता है एस्ट्रोजन का, लेकिन इस लेयर को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। अगर यहाँ से एग रिलीज होकर एम्पुला में जाता है और अगर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम लगभग 4 महीने तक रहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 4 मंथ तक रहता है, क्योंकि 4 महीने के बाद प्लेसेंटा बन जाता है। तो जितना भी प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम कौन है, कॉर्पस लूटियम से शिफ्ट हो जाता है प्लेसेंटा के पास। ठीक है, तो सारा का सारा काम प्लेसेंटा करने लग जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो ये जो कॉर्पस लूटियम है 9th डे तक वेट करता रहता है। जैसे ही 9th डे तक वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं होगा तो 9th डे के बाद कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट होता है। जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज कर रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होगा तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर जिसको उसको मेंटेन करने का काम दिया गया था प्रोजेस्टेरॉन को, ये इस लेयर को मेंटेन नहीं कर पाता और ये लेयर क्या होगा, शेड ऑफ हो जाएगा, यानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये गिरेगा, यहाँ से जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स बने थे वो रप्चर होंगे और रप्चर होकर दोबारा से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से हम ब्लीडिंग फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फेज है ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी या लूटियल फेज बोलते हैं। तो ये पूरा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को भी हम समझ लेते हैं। तो एक ग्राफ आपको दे रखा है, तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले FSH आता है, FSH और LH। FSH किस पे वर्क करता है, आपके FSH वर्क करता है प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करना। और जब सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसी समय क्या होता है, थीका सेल्स का फॉर्मेशन होता है फॉलिकल्स के ऊपर। ये थीका सेल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रोजन जैसे ही पीक आना स्टार्ट होगा, थीका सेल जैसे बनाना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम की लेयर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। 14th डे पे LH सर्ज आता है। 14th डे पे क्या आएगा, LH सर्ज आता है और FSH उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो जैसे ही 14th डे पे LH सर्ज आएगा, वैसे क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम के अंदर। अब जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनेगा वैसे कौन सा हार्मोन रिलीज होने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो अब तक जो एस्ट्रोजन लेवल हाई था वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो कम था वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है। कॉर्पस लूटियम का जैसे ही फॉर्मेशन होगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होना स्टार्ट होगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय तक के लिए हाई होगा, 9th डे तक वो वेट करेगा। 9th डे के बाद क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लग जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी डाउन होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा लेयर बनी थी इसके एंडोमेट्रियम की, ये शेड ऑफ होना स्टार्ट होगी और दोबारा से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह रहा है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है आप मेरे लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।